ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात धनु राशि की अर्थात 2023 के बचे हुई जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों का एक 3 महीने की एक राशि के अनुसार, चंद्र राशि के अनुसार राशि का एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कितना ही बर्बाद इससे पहले आप हो गए हो, सितंबर तक कितना ही बर्बाद हो गए हो, लेकिन बचे हुए जो 3 महीने हैं 2023 के, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में आप यकीनन निश्चित रूप से और 100% वापसी कर रहे हैं, किसी भी लिहाज से हो। मुझसे ही कंसल्टेशन लेकर के, परामर्श लेकर के हजारों लोगों ने अपने जीवन को बदला है। कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ सावधानियां रखने के लिए कहूंगा, बस उनको फॉलो करना। हजारों लोगों ने जिंदगी बदली है और मैं भरोसा देता हूं आपको, आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी इन 3 महीनों में। बस कुछ ड्रामा नहीं, आपको भक्ति में लीन होने के लिए कहूंगा। सही समय पर सही देवता की, सही भगवान की सही तरीके से पूजा करने की सलाह दूंगा, आराधना करने की सलाह दूंगा, बस इतना ही। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपकी राशि के हिसाब से पूजा करने के लिए कहूँगा, कुछ सावधानी बरतने के लिए कहूँगा, कुछ उपाय कहूँगा, उतना ही। धनु राशि की जहां तक बात करें, एक बात आप समझ लीजिए कि अभी तक आपकी राशि के स्वामी गुरु महाराज, ये जो गुरु आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो गुरु महाराज हैं वो राहु से पीड़ित थे। जब राशि का स्वामी ही राहु से पीड़ित हो जाए, गुरु चांडाल योग बना दे, तो निश्चित रूप से फाइनेंशियली समस्याएं आती हैं, आर्थिक समस्या, फिजिकली शारीरिक समस्या आती है, मेंटली परेशानी, स्ट्रेस बढ़ता है, परिवार में अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं, कलह बढ़ता है, अशांति होती है। जहां काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में ग्रोथ होने में देरी होती है या फिर बनता हुआ काम बिगड़ता है। ये हुआ है आपके साथ। और लेकिन अब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, अक्टूबर में तो राहु और गुरु साथ में हैं 30 अक्टूबर तक, लेकिन डिग्रियों के मामले में अक्टूबर में भी राहु और गुरु काफी अलग हो जाएंगे। लेकिन नवंबर और दिसंबर से राहु से मुक्त हो जाएगा बृहस्पति, अर्थात आपकी राशि का स्वामी मुक्त हो जाएगा। तो जो जो फील्ड मैंने बताया ना आपको कि आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से आप बेहतर महसूस करेंगे, वो करने वाले हैं इन 3 महीनों में। लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में ये जो बृहस्पति दिख रहा है, इस बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है। शत्रु राशि में है, शत्रु ग्रह के साथ है, शत्रु ग्रह के युति संबंध बना हुआ है या दृष्टि संबंध बना हुआ है, नवांश में अच्छा नहीं है, षडबल में कमजोर है या फिर नीच राशि का है, लग्न में बैठा है लेकिन कमजोर है, डिग्रियों में कमजोर है या फिर त्रिक में बैठा हुआ है या फिर त्रिकेश की दृष्टि है, कुछ भी हो सकता है खराब होने के लिए। अगर ऐसी स्थिति आपके लग्न कुंडली में बृहस्पति की है, तो हो सकता है कि आपको जो मैं फल बता रहा हूं वो फल आपको न मिले। इसीलिए मैंने कहा था, जैसा मैं कहूंगा वैसा आप फॉलो करना, आप यकीनन निश्चित रूप से आप सुधर जाएगा। पिछले दिनों का जैसा आपका आगे के ये 3 महीने नहीं रहने वाले हैं। करना क्या है ये समझ लीजिए। अगर वैसे तो बहुत अच्छा है, नो डाउट। गुरु अगर खराब हो तो स्थिति अलग बात है, लेकिन गुरु अगर अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट। अब करना क्या है, देखिए, गुरु का जो अधिदेवता होते हैं वो भगवान विष्णु होते हैं, और जो भगवान विष्णु जो हैं उनकी उपासना करनी है आपको। सबसे पहले आप उपासना कीजिए। उपासना करना कैसे करेंगे? भगवान विष्णु की जो तिथि होती है वो एकादशी तिथि होती है, एक गुरुवार का दिन होता है। और इन 3 महीनों में एकादशी तिथि कब कब पड़ रही है?
25 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी है। अब पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, सारे पाप धुल जाएंगे। गंगा स्नान कीजिएगा, उस दिन भगवान विष्णु की उपासना कीजिएगा। चावल को, जितने भी एकादशी तिथियां होती हैं, चावल को अवॉइड कीजिए और भगवान विष्णु को भोग लगा करके उनका लगाया हुआ जो भोग है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। एक तो ये काम है। और 23 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी है। उस एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु, अभी चातुर्मास चल रहे हैं, उस दिन देवोत्थानी यानी कि भगवान विष्णु उठेंगे। उस दिन आप विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए। 24 नवंबर को तुलसी विवाह है, तुलसी विवाह पूरा परिवार मिलकर के कीजिए। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, गंगा स्नान कीजिए। अगर संभव हो सके तो गंगा जी जाइए, अन्यथा गंगा जल हर घर में आजकल होता है, नहीं है ले लीजिए और गंगा स्नान जल में गंगा जी डाल करके स्नान कर लीजिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इसलिए मैं ये सब कुछ बता रहा हूं क्योंकि आपके राशि का स्वामी अगर आपके लग्न कुंडली में कमजोर है तो आप ये सब कुछ करेंगे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा और बहुत अच्छा फल मिलेगा। इसके साथ साथ आपको 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी है, उस दिन भी भगवान विष्णु की पूजा करनी है। 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। एक मोक्षदा एकादशी के दिन भी आपको भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है। तुलसी जी के संध्या काल में तुलसी जी के आगे निश्चित रूप से एक दीपक जरूर लगा दीजिएगा। संभव हो सके प्रतिदिन लगाइए, क्योंकि हमेशा जीवन भर मैं बोलूंगा, क्योंकि राशि का स्वामी गुरु है, जीवन भर आपको तुलसी जी के सन्निकट आपको दीपक जलाना चाहिए, जलाइएगा। इसके साथ साथ तुलसी विवाह का तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये करना है। इतना करेंगे तो मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि ये जो 3 महीने हैं, जिन जिन क्षेत्रों के लिए मैंने कहा है उन क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आप पूरा वीडियो सुनना, इतने में जाना मत, और भी बहुत सारे ग्रह हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जा करके मैं हमेशा कहता हूं ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा, लेकिन मैं आपके लिए कहूँगा आपको हमेशा ओम श्री हरि लिखना है या फिर हरि ओम लिखिए। आप 11 बार हरिओम लिख दीजिएगा या फिर 5 बार हरिओम लिख दीजिएगा। आपको लिखते रहना है, जब भी मौका मिले हरिओम हरिओम का जप करते रहिए आप, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। शुरुआत यहीं कमेंट बॉक्स से ही शुरू कर दीजिए, वहां से शुरू कर 5 बार लिख दीजिए, 11 बार लिख दीजिए, वहां से शुरू कर दीजिए। श्री हरि लिखना है, ओम हरि या फिर हरिओम आप लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात किसके करते हैं, अगर मान के चलिए बृहस्पति आपके लग्न कुंडली में अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा रहेगा, उसके बाद जाकर के इष्ट मित्रों का सुख अच्छा मिलेगा, आपको आपके माता का सुख अच्छा मिलेगा, मातृ संबंधी पारिवारिक कुटुंब में किसी भी प्रकार का कोई भी अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद इत्यादि चल रहा हो तो ये जो पूजा करेंगे आप, हनुमान एकादशी की पूजा करेंगे, वो भी अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा वो भी सुलझ जाएगा। वाहन से संबंधित कोई लेने की सोच रहे हैं या फिर कोई विवाद हो तो वो भी सुलझ जाएगा। घर बनाने की सोच रहे हैं तो मांगलिक कार्य तो होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा, ये सारी चीजें होंगी। अच्छा अब बात कर लेते हैं, अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं या फिर शिक्षा के विद्यार्थी हैं आप, तब भी क्या स्थिति होने वाली है, या फिर अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो क्या होगा। देखिए इसमें 2 बातें हैं। इसके जो कारक ग्रह हैं, ये 30 अक्टूबर तो आपके संतान भाव में यानी कि पंचमस्थ राहु भी है। राहु बहुत शुभ होते नहीं है, यहाँ पर राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, तो 1 महीना यानी कि अक्टूबर का महीना तो बहुत अच्छा नहीं है संतान के लिए। अच्छा है लेकिन कुछ उपाय करने हैं, वो करिएगा। लेकिन हाँ, नवंबर दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है, शानदार है, अच्छा रहने वाला है। अब करना क्या है, देखिए संतान के लिए प्लस आपके लिए बहुत ज्यादा अगर खर्चा हो रहा हो, पैसा आता तो है टिकता नहीं हो, तो करना क्या है, देखिए मंगल महाराज जो है ना वो अस्त हो गए हैं 14 सितंबर को। 14 सितंबर शाम को 7:25 से मंगल अस्त हो चुके हैं, जो कि आपके संतान कारक ग्रह, शिक्षा कारक ग्रह या फिर लव लाइफ का कारक ग्रह है। अब गलतफहमी हो सकती है, विद्यार्थियों को ये लग सकता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। और लव एंड रिलेशनशिप में जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, युगल हैं, उनके लिए किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा हस्तक्षेप की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, गलतफहमी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं ये। और या फिर पैसा बहुत आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा है, तो करना क्या है, आपको 15 अक्टूबर से
नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, इतना आप समझ लीजिए। ये करेंगे तो इन सारी चीज़ों में आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। वैसे भी आपका जो मंगल है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ बैठा हुआ है, यानी कि एकादशस्थ मंगल बहुत अच्छा होता है, शानदार फल देने वाला है। इसके बाद अपने घर में जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, अच्छा है, स्थिति अच्छी है, यानी कि इन चीज़ों में ठीक रहेगा। कहीं कोई कमी बेसी रहती है तो आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। एक तो ये। अब बात कर लेते हैं कि इसका बिजनेस करते हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा या दाम्पत्य जीवन में क्या कुछ उथल पुथल अगर चल रहा हो, या फिर बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई हो, उनके लिए क्या करना है? उनके लिए ये करना है, क्योंकि आपके लिए वैसे बहुत अच्छा होने वाला है। आपका केंद्रेश होकर के बुध महाराज केंद्र में बैठे हैं, उच्च के हैं। चूंकि अब बुध यहाँ बैठे हैं तो केंद्राधिपति दोष लगता है, बुधादित्य योग बन रहा है। ये 19 अक्टूबर तक बुध यही हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं। अच्छा तो होगा और बहुत अच्छा होगा। 19 अक्टूबर के बाद जाकर के यहाँ चले जाएंगे बुध, मंगल, केतु, केतु यहाँ है ही 30 अक्टूबर तक। उसके बाद बुध यहाँ जाएंगे, थोड़ी सी कमजोर जरूर होंगे बुध। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा इत्यादि सब कुछ के लिए बुध की स्थिति तो सही है। अगर मानकर चलिए कि यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ केतु से टच हो जाएगा, यहाँ पर बुधादित्य योग, केंद्राधिपति दोष लग गया, फिर द्वादश में चला जाएगा। क्या हो रहा है कि अच्छा है, ग्रह अच्छा हो रहा है, लेकिन ग्रह थोड़ा कमजोर हो रहा है। करना क्या है? गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। अब इनमें से कुछ भी जो से संबंध, अगर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसा, इंटरव्यू, नौकरी इत्यादि में प्रगति चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, गणेश अथर्व शीर्ष पाठ कर लीजिए। दाम्पत्य जीवन में कलह है, क्लेश मचा हुआ है, बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है, तो भी आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर लीजिए। ऑलमोस्ट आपको हमेशा एकादशी के लिए मैंने कहा ही है, एकादशी के दिन आपको विष्णु जी की पूजा करनी ही करनी है। उपवास हो सके तो उपवास रख लीजिए। तीसरा, अगर इसलिए ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको लगेगा कि इतने ढेर सारे पूजा पाठ तो आपने बता दिया, तो करें क्या? तो इसलिए बोल रहा हूं कि गणेश अथर्व शीर्ष किसके लिए करना है? दाम्पत्य जीवन इत्यादि के लिए, हमेशा के लिए, चाहे कुछ भी करते हो आप, किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, एकादशी की पूजा तो और भगवान विष्णु की पूजा तो करनी करनी है। शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लव लाइफ से जुड़े हुए हैं, संतान चाहते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, या संतान घर में कोई मांगलिक कार्य हो ये चाहते हैं, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। अब ये तो बात हो गई। अब अंतिम में बात कर लेते हैं कि भाई इन सब चीजों के लिए ग्रह अच्छी स्थिति में है, लेकिन थोड़े ग्रह कमजोर हो रहे हैं, तो उनको स्ट्रांग कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। प्राप्त होंगे, लेकिन ये करेंगे तो पूर्णतः आपको प्राप्त होंगे ये चीजें। लेकिन आपका भाग्य आपका कितना साथ दे रहा है वो देख लेते हैं। भाग्य सूर्य है, देखिए शानदार है। कब तक? तुला संक्रांति 18 अक्टूबर तक तुला संक्रांति है, यानी कि तुला यहाँ से अभी 18 अक्टूबर तक यहाँ है, यानी कि बहुत अच्छे हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है। 18 अक्टूबर के बाद आपका भाग्येश जो सूर्य है वो हो जाएगा नीच का। अब जब नीच का हो जाए, आपका भाग्य ही जब नीच का हो जाए, तो क्या इतना सब कुछ मैंने जो बताया है वो क्या निरर्थक है? क्या वो नहीं मिलेगा? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। भाग्येश नीच का जरूर हो रहा है, जो कि 17 नवंबर तक रहेगा, लेकिन नीच के होने के साथ एकादशस्थ सूर्य रहेगा। एकादशस्थ सूर्य शुभ फल देता है। नीच का जरूर हो गया, फिर से वही बात है ना, देखिए कंडीशंस आपकी कुंडली में लागू हैं। लग्नेश यहाँ है, सुपर बहुत अच्छा है, लेकिन राहु के साथ में था, लेकिन स्वतंत्र हो रहा है। लेकिन सूर्य अच्छा है, यहाँ भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नीच का होगा, लेकिन अच्छा फल देगा। नीच का होकर थोड़ा सा कमजोर जरूर हो रहा है, लेकिन एकादशस्थ सूर्य अच्छा फल देगा। बाई चांस आपके लग्न कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो हो सकता है कि ये फल आपको पूर्णतः न मिले, लेकिन सूर्य की उपासना अगर कर लेते हैं आप, सुबह जल्दी उठ करके उपासना कर लेते हैं, तो आपका भाग्य जितना आप चाहेंगे वो सारी मनोकामना आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद जाकर के देखिए वृश्चिक संक्रांति है, आपको 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, फिर 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। घूमना पड़ सकता है बहुत अधिक आपको, ठीक, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है भाग्य के मामले में, लेकिन सूर्य को जल चढ़ाएंगे
तो ये भी आपका भाग्य आपका पूर्णतः साथ देगा। इन 3 महीनों में अगर जो मैंने उपाय आपको बताए हैं वो सारा उपाय आपने किया, और मतलब संबंधित उपाय करिए। ये नहीं कि सारे उपाय मैंने जितना बताया है, जिन जिन क्षेत्र के लिए जो जो उपाय मैंने बताया उन सारे उपाय करेंगे तो आपका भाग्य निश्चित रूप से आपका साथ देगा। इन 3 महीनों में आपने जो भी खोया है वो सारी चीज़ें पाएंगे। और 16 दिसंबर से लेकर के वर्ष जाते जाते धनु राशि का सूर्य हो जाएगा। सब कुछ महीने के साल बीतते बीतते आपको सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहेंगे। बस जो मैंने उपाय बताए वो करना, जो सावधानियां बताइए वो करना। फिलहाल अनुमति दीजिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जा करके हरिओम जरूर लिख दीजिएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ओम नमः शिवाय लिखिए, लेकिन यहाँ आपको बोलूँगा हरिओम लिखिए और 5 बार या 11 बार लिखिएगा। एक और मेरा वीडियो चैनल है, यूट्यूब का ही चैनल है, जिसमें नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। बहुत ही ज्ञानवर्धनात्मक वीडियो बनते हैं। वो नया चैनल है। चाहे तो आप अगर नक्षत्र ज्योतिष से सुनना चाहते हैं फलादेश राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, तो आप वहाँ जा करके वीडियो देख सकते हैं। उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।